हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। पढ़ाई अब लोगों की निरंतर जारी होगी। जैसा कि परीक्षा बहुत नज़दीक आ चुकी है और परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए बिल्कुल शॉर्ट में और पूरे सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पूरे अध्याय का ऑनलाइनर के रूप में, नोट्स के रूप में आपके लिए वीडियो लाए हैं, ताकि आप परीक्षा के दौरान, पढ़ाई के दौरान इनको भी देख सको और सरलतम रूप से समझ सको और याद रख सको, ताकि आप परीक्षा में अच्छा बेहतर कर सको। क्योंकि हमारे एग्जाम से पहले छुट्टियां हैं। मैंने जैसे कहा था कि परीक्षा से पहले आपकी दोनों बुक कंप्लीट करा दी जाएगी, और ये आज छठा अध्याय है, 7 व 8 2 अध्याय और है, जिन्हें हम कल या परसों कंप्लीट कर लेंगे। और परीक्षा में भी आपके गैप है पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत, तो उनके दौरान आप अपनी किताबों से भी पढ़ाई जारी रखो, और साथ में ही सुबह शाम जब भी आप बोर होने लगो तब इन वीडियो को भी देख लो, ताकि आपका पूरा पाठ कम से कम 15-20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बिना देरी किए चलते हैं बच्चों। जैसा कि हम स्वतंत्र भारत की राजनीति बुक कर रहे थे, इसमें हमने 5 अध्याय कर लिए, छठा अध्याय है, और इस अध्याय का नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। ये एक ही वीडियो में इस पार्ट को कंप्लीट कर दिया जाएगा। प्लस बॉक्स में कोई महत्वपूर्ण जानकारी होगी तो उसे हम अगले वीडियो में ले आएंगे, लेकिन इसमें आपका 15-20 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बनेगा। इसमें ये पार्ट पूरा मैं करा दूंगा। छोटा ही पार्ट है, अच्छा पार्ट है, यहाँ से भी प्रश्न अच्छे बनेंगे और आप आसानी से कर पाओगे। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, आपातकाल की पृष्ठभूमि देखते हैं। इस अध्याय में देखेंगे कि 1975 के आपातकाल की पृष्ठभूमि क्या रही, आपातकाल लागू करने के क्या कारण है, आपातकाल की आवश्यकता क्यों पड़ी, आपातकाल लागू करने का व्यवहारिक अर्थ क्या रहा था, दलगत राजनीति के हिसाब से आपातकाल के क्या परिणाम हुए, आपातकाल से भारतीय लोकतंत्र ने क्या सबक सीखे, इन सब का अध्याय हम इस अध्ययन में देखेंगे। जैसे कि 1967 के बाद देखें तो इंदिरा गांधी की लोकप्रियता चरम पर थी, दलगत प्रतिस्पर्धा तीखी और ध्रुवीकृत थी, सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की कई पहलकदमियों को संविधान के विरुद्ध माना, राजनीति हद से ज़्यादा कैसी होगी, व्यक्तिगत हो गई थी। कांग्रेस का मानना है कि अदालत का ये रवैया कैसा है, संविधान की सर्वोच्चता के खिलाफ है। इंदिरा गांधी और विरोधियों के बीच गहरे मतभेद हो रहे थे। इन सब के संदर्भ में भारत की स्थिति उस दौरान देखी जाए कि किन हालात पैदा हुए जिनकी वजह से जनता परेशान हुई, और परेशान होने की वजह से किस प्रकार से सरकार भी इतनी अधिक परेशान हो गई कि व्यवस्था को संभाल नहीं पाए, और ऐसी लोकतांत्रिक जो व्यवस्था थी उस पर ऐसा संकट मंडराया। तो इसके संदर्भ में हम आर्थिक संदर्भ को भी देख लेते हैं, क्योंकि इसकी भी काफ़ी अहम भूमिका रही थी। क्योंकि औद्योगिक विकास की दर कम थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में कई गुना बढ़ोतरी हो रही थी, विभिन्न चीज़ों की कीमतों में वृद्धि हो रही थी, बांग्लादेश संकट से अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ आ गया था, 1972-73 में मानसून असफल रहा, खाद्यान्न का उत्पादन 8% से भी कम रहा। 1971 में इन सब को दूर करने के लिए इंदिरा गांधी जी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। 1971-72 के बाद के सालों में भी देश की सामाजिक आर्थिक दशा में कोई खास सुधार नहीं हुआ। खर्च को कम करने के लिए सरकार ने कर्मचारियों के वेतन तक को रोका। इस वजह से सरकारी कर्मचारियों में क्या था, असंतोष था। आर्थिक स्थिति की बदहाली से पूरे देश में असंतोष था। उठते छात्रों के विरोध की शवर गैर कांग्रेसी, यानी जो गैर कांग्रेसी दल थे, उनके कारगर तरीके से जन विरोध की उन्होंने अगुवाई शुरू की। संसदीय राजनीति में विश्वास न रखने वाले कुछ मार्क्सवादी समूह की सक्रियता बढ़ी। ऐसे समूह पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा सक्रिय रहे। पश्चिम बंगाल की सरकार ने इनको दबाने के लिए कठोर कदम उठाए। इन्हीं हालातों के कारण से गुजरात में आंदोलन होता है, जिसे गुजरात आंदोलन कहा जाता है। ये आंदोलन क्यों हुआ, कब हुआ, ये सारी चीज़ें बच्चों आपको ध्यान में रखनी है। गुजरात आंदोलन जनवरी 1974 में छात्रों ने छेड़ा आंदोलन था। क्यों छेड़ा था, क्योंकि खाद्य तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के विरोध में वहाँ के छात्रों ने ये आंदोलन छेड़ा था जनवरी 1974 में, जिसके कारण से वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। विपक्षी पार्टियों की मांग थी कि विधानसभा के लिए दोबारा चुनाव करवाए जाए, जिसमें इंदिरा गांधी जी की ये असहमति थी। जून 1975 में विधानसभा चुनाव हुए और आंदोलन ने एक विकराल रूप धारण कर ली, जिसकी वजह से वहाँ पर कांग्रेस हार गई।
ठीक है बच्चों, ये था आपका गुजरात आंदोलन। देखो किताब में कितना कुछ दिया होता रहता है, लेकिन हमें ये जो लाइनर मेन पॉइंट ये ध्यान रहे तो हम काफ़ी विस्तृत व्याख्या कर पाएंगे और छोटे छोटे जो प्रश्न रहेंगे उनको उत्तर दे पाएंगे। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं बिहार का आंदोलन। बिहार आंदोलन 1974 में मार्च, ये भी छात्रों ने छेड़ा आंदोलन था। इसमें भी बढ़ती कीमतें, खाद्यान्नों का अभाव, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इनको लेकर यह आंदोलन छेड़ा गया था। इस प्रकार छात्र आंदोलन ने राजनीतिक चरित्र ग्रहण कर लिया और बिहार आंदोलन में मुख्यतः जयप्रकाश नारायण को बुलाया गया, इनको निमंत्रण दिया गया। इन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया, लेकिन इन्होंने शर्त रखी। शर्त क्या थी कि आंदोलन अहिंसक रहेगा और अपने को सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रखेगा, क्योंकि जयप्रकाश नारायण इसको विस्तृत धरातल पर रखना चाहते थे। क्यों रखना चाहते थे? क्योंकि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया इन्होंने, जिसको संपूर्ण क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ध्यान रखना, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई। आंदोलन का प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ना शुरू हुआ। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के साथ ही साथ रेलवे के कर्मचारियों ने भी एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया, जो जॉर्ज फर्नांडिस नाम सुना होगा, जॉर्ज फर्नांडिस, ये नाम ध्यान रखना। रेलवे हड़ताल किया था इन्होंने, प्रमुख नाम है इनका। इससे रोजमर्रा के कामकाज ठप हो जाने का खतरा बढ़ गया। 1975 में जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण ने जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किया। जयप्रकाश नारायण को भारतीय जनसंघ, कांग्रेस, भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी जैसे गैर कांग्रेसी दलों का समर्थन मिला। जेपी द्वारा आंदोलन की अपनाई गई रणनीति की आलोचना की गई। क्योंकि गुजरात और बिहार दोनों ही राज्यों के आंदोलन को कांग्रेस विरोधी माना गया। कहा गया कि आंदोलन राज्य सरकार के खिलाफ नहीं, अपितु इंदिरा गांधी के खिलाफ चलाए गए थे। इस अध्याय का लास्ट टॉपिक देख लेते बच्चों हम। देखो 7-8 मिनट में आपका ये पूरा पार्ट हो रहा है और 10 मिनट के अंदर अंदर ये पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। प्लस बॉक्स में अन्य जो महत्वपूर्ण जानकारी होगा उससे हम अगले वीडियो में जो भी अगला पार्ट होगा उसके शुरू में बता दूंगा, अगर कुछ महत्वपूर्ण होगी। बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। देखिए, न्यायपालिका से संघर्ष उस दौरान 3 संवैधानिक मसले होते हैं। पहला क्या है कि क्या संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है? तो उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ऐसा नहीं कर सकती। दूसरा था कि क्या संसद संविधान में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार में काट-छांट कर सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार संविधान में इस तरह का संशोधन नहीं कर सकती कि अधिकारों की कटौती की जाए। तीसरा था कि संसद ने ये कहते हुए संविधान में संशोधन किया है कि वे नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावकारी बनाने के लिए मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया। इससे सरकार और न्यायपालिका के बीच में तनाव आया और इस तनाव की परिणति जो संकट के रूप में उभरी वो थी केशवानंद भारती मुकदमा। ठीक है, ये मुकदमा बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान में रखना। केशवानंद भारती मुकदमा 1973 का प्रसिद्ध है। कब का प्रसिद्ध है ये मामला? यहाँ लिख देता हूँ 1973, केशवानंद भारती मुकदमा। ये मुकदमा क्या था? मुख्यतः इस मुकदमा के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। केशवानंद भारती मुकदमा सिर्फ ये था कि इसके अंतर्गत संसद के द्वारा संविधान संशोधन में जो शक्ति प्राप्त थी उस पे सीमाएं लगा दी गई थी, और जो मूलभूत ढांचा होता है वो एक मुख्यतः इसी वाद के द्वारा लाया गया था कि संविधान के मूलभूत ढांचे में संसद परिवर्तन नहीं कर सकती। वो था केशवानंद भारती मुकदमा। 1978 में केशवानंद भारती के फैसले के तुरंत बाद मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो गया था। खाली होने के बाद सरकार ने 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करके, जबकि परंपरा ये रही थी कि जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है उसे मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करके, क्योंकि इनकी अनदेखी इसलिए की गई थी कि ये सरकार के विरुद्ध में इनका निर्णय रहा था। इस वजह से फिर किसको बनाया था? A.N. रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। A.N. रे को।
जिन 3 न्यायाधीशों की अनदेखी की तो उन्होंने सरकार के इस फैसले के विरुद्ध निर्णय दिया था। इस संघर्ष के चरम बिंदु एक उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को भी अवैध घोषित कर दिया गया था। हमने देखा था कि किस प्रकार से इलाहाबाद में उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी जी के निर्वाचन को अवैध घोषित किया था। ठीक है बच्चों, तो ये था आपके इस अध्याय में। देखो कितने कम 10 मिनट के अंदर अंदर आपका ये पूरा पाठ कवर हो गया है और सारे महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें मैंने बता दी है। वन लाइनर के रूप में पॉइंट टू पॉइंट आपके हर चीज़ को लिया गया है जो भी महत्वपूर्ण किताबों में है। ठीक है बच्चों, मन लगा के पढ़ो और जब भी बोर होने लगे तब ऐसे वीडियो देख लिया करो और परीक्षा की तैयारी करो। स्वस्थ रहो, एकदम स्वास्थ्य का ख्याल रखो, अच्छे से खाओ, नींद भी लो पर्याप्त रूप से और मन लगा के पढ़ो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।